नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप और आपके घर वाले सब ठीक होंगे। आज मैं कोई आपको क्राइम स्टोरी नहीं बताऊंगा। मैं क्राइम से रिलेटेड जो जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ग्रुप है, आज उनके लीडर के बारे में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहला नंबर आता है मुल्ला उमार का। ठीक है, इनको भी मैंने कुछ 4-5 साल पहले ही इनके बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये इतने लो प्रोफाइल रहते हैं कि किसी को मालूम नहीं चलता है कि ये टेररिस्ट है या फिर सिर्फ एक आम नागरिक है अफगानिस्तान के। और इन्होंने कई वॉर लड़े हैं अफगानिस्तान की तरफ से, और मैं आपको इनकी फोटो दिखाना चाहूंगा। ये है मुल्ला उमर। और अगर आप इस फोटो को अगर अच्छे से देखोगे तो ये फोटोज बहुत कम से कम 40 साल पुरानी फोटोज है, या फिर आप बोल सकते हैं 50 साल पुरानी फोटोज है। और पूरी दुनिया में इनके सिर्फ, या फिर कोई भी आप FBI ले लो, CIA ले लो, मोसाद ले लो, किसी के पास भी इनकी 4 से या फिर 5 से ज्यादा फोटोज नहीं है। तो ये मुझे लगा कि ये फोटोज ठीक ठाक है, और इनका जो चेहरा है ये बहुत क्लियर दिख रहा है ये फोटो में। तो मैं सोचा ये शेयर कर लो आपसे। और आप इनके चेहरों को अगर देखोगे तो इनकी जो एक आंख है वो फूटी हुई है। मैं आपको बता दूं, जब ये एक वॉर में गए थे 1979 में, वॉर लड़ते लड़ते इनके आंखों में गोली लग गई, और इनका जो एक आंख है ये कहीं पे वीडियो या फिर मैं आपको बता दूं कहीं पे इनका फोटोज नहीं है इसके, लेकिन जो वो वॉर में थे वो ये बताते हैं कि जब ये वॉर में जो इनकी आंख जो फूट गई थी, ये आधी बाहर आ गई थी, और इन्होंने अपने हाथ से वो आंख आधी बाहर निकाली और फिर से लड़ने लग गए। ये देख के इनके जो दूसरे फाइटर्स थे मुजाहिदीन, वो इतने शॉक हो गए कि मुल्ला उमर ने अपनी आंख खींची और फिर से लड़ने लग गया। मतलब आप डेडिकेशन देख रहे हो, और ये इनका डेडिकेशन देख के और मुजाहिदीन का जो था वो फाइटिंग स्पिरिट वो और बढ़ गया, और ये उस एरिया के, या फिर आप बोल सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बन गए। और लोग इनको बहुत चाहने, बहुत रिस्पेक्ट करने लगे उस वॉर के बाद, जहां पे इनकी एक आंख फूट गई थी। और आप सभी को लगता होगा कि तालिबान का जो फाउंडर है वो ओसामा बिन लादेन है, लेकिन ये सरासर गलत है। तालिबान का जो फाउंडेशन, या फिर आप बोल सकते हो एक सोच, वो लादेन से, ओसामा बिन लादेन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। तालिबान को एक फाउंडेशन देने वाले या फिर उसकी एक आइडियोलॉजी रखने वाले वो मुल्ला उमर थे। और किसी को नहीं पता कि ये अभी कहां है, ये जिंदा है या फिर मर गए। कुछ ही हफ्ते पहले ही मुल्ला उमर की कार मिली है अफगानिस्तान में, और जो तालिबान फाइटर्स है वो यही क्लेम करते हैं कि ये जो कार है ये मुल्ला उमर को बिलोंग करती थी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो इतने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडर है वो कितना लो प्रोफाइल होता है। ये इतना लो प्रोफाइल इसलिए रहता है ताकि US है या फिर कोई भी कंट्री इनको जान से ना मारे, या फिर किसी को भी इनको पता ना चले कि ये कहाँ छुपे हैं, या फिर कौन से पहाड़ों में या फिर कौन सी गुफा में छुपे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में जितने भी वीडियो देखता हूँ, अफगानिस्तान और US के जो वॉर होते हैं, अफगानिस्तान में जो जितने बड़े बड़े पहाड़ है, या फिर मैं आपको बता दूं ये एक भूल भुलैया टाइप है, एक बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन अगर आप वॉर में जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं उससे खतरनाक चीज कुछ नहीं हो सकता। और ये तो थे तालिबान के जो लीडर है मुल्ला उमर की बात। और दूसरे नंबर पे है उगांडा के डिक्टेटर, इनका नाम है आमीन। इन्होंने 8 साल उगांडा पे डिक्टेटरशिप किया, और मैं इनकी आपको एक फोटो दिखा देता हूँ। प्लीज आप उनकी फोटो कोई जानवर या फिर जंगली जानवर से कंपेयर मत कर लेना। आप अगर इनकी फोटो अच्छे से देखोगे तो ये इंसानी दिखते हैं, लेकिन इनकी जो हरकत है ये पूरे जानवर वाले हैं। और एक काम करता हूं, मैं आपको इनकी दूसरी फोटो दिखा देता हूं, शायद वो उसमें इंसान लगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जब ये 8 साल डिक्टेटरशिप किए उगांडा में, इन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को बहुत मारा, बहुत काटा। इनके जो भी लोग थे, मैं वो रिलीजन का भी नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कौन सी रिलीजन से वो डिक्टेटर बिलोंग करते हैं, और जिनको इन्होंने मारा उनका भी रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो 8 साल में इन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को, कम से कम 5 लाख लोगों को इन्होंने मारा था। और यही है डिक्टेटर जो चाहते थे कि जितने भी एशियन है, स्पेशली इंडियन, ये अपने देश वापस चले जाए।
तो आप सोच रहे होंगे कि उगांडा में इंडियंस क्या कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटिश एरा में देखेंगे, ब्रिटिश जमाने में, तो हमारे कई सारे इंडियंस जो है वो लेबर बन के दूसरे कंट्रीज में गए थे, जैसे कि रेलवे ट्रैक बनाने या फिर कोई फैक्ट्री में काम करने या फिर कोई लेबर के काम करने, आप सोच लीजिए। तो ऐसे ही ब्रिटिश जब उगांडा में गए थे तो उनको रेलवे ट्रैक बनाने के लिए इंडियंस लोगों को यहाँ से लेबर बना के वो वहां लेके गए थे, और कुछ इंडियंस जो है वो उगांडा में ही रह गए देश आजाद होने के बाद भी। और इस डिक्टेटर ने प्रेस में आप बोल सकते हैं एक वीडियो बनाया और सभी एशियंस को, स्पेशली इंडियंस को, उस देश को, उगांडा को छोड़ने के लिए बोला। आप सोच लीजिए, अगर उगांडा में हूं, मैं एक बिजनेस चलाता हूं या फिर मेरा कोई छोटा सा दुकान है और मुझे ये 1 महीने के अंदर ही छोड़ के जाना है, ना मैं इसको बेच सकता हूं ना ही मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि जो लोकल पब्लिक है उनको भी मालूम है कि ये इंडियन 1 महीने बाद जा ही रहा है, तो खरीद के भी कोई फायदा नहीं है, पैसा वेस्ट ही होने वाला है। तो हर एक लोकल लाइट उगांडा में वेट कर रहा था कि जितने भी एशियन चले जाएंगे तो वो उनकी दुकानें या फिर घर सब हड़प लेंगे। और जब इंडियंस वापस आ गए और जितने भी लोकल थे उन्होंने इंडियंस और बाकी जो एशियंस कंट्री के वहां रह रहे थे उनकी पूरी दुकानें या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेस हड़प लिए। और वो टाइम पीरियड में उगांडा की जो इकोनॉमिक थी वो पूरी ठप हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट बिजनेस आप बोल सकते हैं या फिर आप स्मॉल टाइम बिजनेस बोल सकते हैं, वो पूरी ठप हो चुकी थी। और जब ये डिक्टेटरशिप चालू था तो ह्यूमन राइट्स का या फिर आप मीडिया का कोई रोल नहीं था। आप पुराने वीडियोस या फिर कोई आर्टिकल जाके पढ़ सकते हो कि वहां पे कितना ब्रूटली दूसरे धर्म वालों को मर्डर कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं, मर्डर करना एक आम बात होती है, ठीक है, लेकिन पब्लिकली आप अगर किसी का गला काट रहे हो और गला काट के उसका गला कहीं चौराहे पे फेंक दे रहे हो या फिर कोई चौक पे टंगा के रख रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलते। बस ये मुझे लगता है कि वायलेंस करने का एक अलग ही मजा होता है इन लोगों को, शायद इसलिए ये ऐसा बिहेव करते हैं। और इंडिया जो भी कंट्री में जाते हैं उनकी इकोनॉमी और उनका जो बिजनेस है वो हमेशा बूम करता है, या फिर हमारे जो इंडियंस है बहुत ही हार्ड वर्किंग काम करते हैं दूसरे कंट्री में जाके, लेकिन हमारे कंट्री में पता नहीं क्या हो जाता है वही इंडियंस को। और ठीक है, वो तो अलग टॉपिक है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करते हैं। कुछ साल बाद डिक्टेटरशिप करने के बाद इन्हें वहां से गिराया गया और इन्हें देश छोड़ के अपने 4-5 वाइफ के साथ और कम से कम 20 से 25 बच्चों के साथ इन्हें लीबिया भागना पड़ा। और फाइनली उन्होंने सऊदी अरेबिया जाके और वहीं उन्होंने अपना घर बना लिया और अपनी फैमिली के साथ रहने लगे। उन्होंने इतना लो प्रोफाइल रखा था ताकि कोई मीडिया या फिर किसी को पता ना चले कि ये कहाँ छुपे हैं, वरना कभी भी इनका असैसिनेशन हो सकता था। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी मालूम होगा कि ये कहाँ छुपे हैं तो शायद वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही खुश होगा इनको असैसिनेशन करने के लिए। और तीसरे नंबर पे आते हैं, एक तो मैं इनको फेवरेट नहीं बोलूंगा मेरे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं छोटा था 7th-8th स्टैंडर्ड में, जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल बनाई थी, तो जब मेरे को हंसी आ रही है बोलते हुए, जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल में अपनी पिक्चर नहीं डाली, मैंने ओसामा बिन लादेन की पिक्चर डाली। तो तीसरे नंबर पे है ओसामा बिन लादेन। इनको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 20-30 साल पहले भी लोग ओसामा बिन लादेन को जानते हैं और मेरे को लगता है आने वाले 50 साल में भी ओसामा बिन लादेन को लोग याद रखेंगे। मैं इनका फॉलोअर नहीं, ना ही मैं इनको इज्जत देता हूँ, लेकिन मैंने इनके कई इंटरव्यूज देखे और मैंने इनके कई आर्टिकल्स पढ़े हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट इनको जाके मिलते हैं। हमारे जो यूएस के हैं या फिर आप बोल सकते हैं यूके के जो जर्नलिस्ट है, इनको जाके 2-3 बार मिल चुके हैं, ठीक है। और इतने बड़े लीडर होने के बाद भी मैं आपको बता दूं कि ये तालिबान के फाउंडर नहीं है। इन्होंने तालिबान के साथ, मुल्ला उमर के साथ रह रहे के कुछ बातें सीख के इन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं अल-कायदा। आज के टाइम पे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, शायद 2 या 3 दिन की बात है, जहां पे अभी फिलहाल ही में यूएस ने अल-कायदा के जो लीडर थे उन्हें मार गिराया, ठीक है। इनकी मुझे एक ही बात अच्छी लगती है, और मैं आपको बता दूं, ये कभी भी ना चिल्लाते नहीं है। आपने देखे होंगे इंडियन पॉलिटिशियन या फिर पाकिस्तान के या फिर यूएस के, ये मीडिया में आके झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से, कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन अलकायदा के जो लीडर है ओसामा बिन लादेन, आप इनके कोई भी इंटरव्यू देख लो, इन्होंने
कोई भी इंटरव्यू में ना चिल्ला के बात नहीं की है। ये इतने आराम से बात करते हैं, इतने तहजीब से बात करते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये अलकायदा का लीडर हो सकता है। ये इतने सॉफ्ट स्पोकन है। लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है, समझ रहे हो आप, इनकी आइडियोलॉजी ये इतने अच्छे से सोफिस्टिकेटेड दूसरों के दिमाग में डाल देते हैं कि लोग इनके लिए जान भी हाजिर कर देते हैं। और ओसामा बिन लादेन वही इंसान है जिसने और मास्टरमाइंड भी है जिसने 9/11 जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, और उस टाइम पे जॉर्ज बुश यूएस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ही प्लान किया था वो बिल्डिंग को गिराने के लिए। और ये इनकी जो फैमिली है एक्चुअली सऊदी अरेबिया से बिलोंग करती है। और मैं एक आर्टिकल में देख रहा था कि इनकी जो फैमिली है एक बहुत ही मल्टी मिलियनर फैमिली है। सिर्फ ये ऐसे इंसान निकल गए जिन्होंने बहुत अलग रास्ता लिया। ठीक है, इनकी जो फैमिली है बहुत ही बिजनेस क्लास कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, और ओसामा बिन लादेन जो है इन्होंने दूसरा पाथ ले लिया, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है फिर। और इनके जब 9/11 अटैक हुआ था, कम से कम 3,000 से 5,000 सिविलियंस को इन्होंने मारा था, जिनका कोई लेना देना नहीं था। मेरे को लगता है कि जो भी लोग मरे शायद उन लोग पहचानते भी नहीं होंगे कि ओसामा बिन लादेन कौन है। अफगानिस्तान में एक प्रोविंस है जिसका नाम है पंजशीर। ये इनकी आइडियोलॉजी, इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि आइडियोलॉजी तालिबान से एकदम अपोजिट आइडियोलॉजी थी। इनका हमेशा से यही मानना था कि अफगानिस्तान को एक मॉडर्न अफगानिस्तान बनाया जाए, जहां पे रिलीजन को तो आप फॉलो करते ही हो, लेकिन टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो या फिर अच्छे संबंध बनाना हमारे नेबरिंग कंट्री से, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। ठीक है, और जब मुल्ला उमर अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, ठीक है, इन्वेडर से, तो अपने एरिया से मैं आपको बता दूं, और इनका नाम है अहमद शाह मसूद, वो लायन ऑफ पंजशीर भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने एक नींव रखी थी कि पंजशीर वैली जो है उसको ये तालिबान से बचा के रखेंगे, उनके आइडियोलॉजी से बचा के रखेंगे। क्योंकि अगर तालिबान अगर पंजशीर के लोगों को अगर जिंदा पकड़ लेते थे, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही बेरहमी से इनका गला काट देते थे या फिर औरतों को रेप कर देते थे। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। तो जो लायन ऑफ पंजशीर है ये कभी भी नहीं चाहते कि तालिबान उनके प्रोविंस में या फिर उनके वैली में कभी भी कब्जा करे। लेकिन ओसामा बिन लादेन ने जब वो शुरुआत में मुल्ला उमर से मिले थे, तो उनको हमेशा से बदला लेना था, ताकि अगर ये अहमद शाह मसूद अगर मर जाते हैं तो पूरा अफगानिस्तान ये मुल्ला उमर का हो सकता है, और ये बहुत ही अच्छा चांस था इनके रिलेशनशिप भी बढ़ाने का। तो इन्होंने जर्नलिस्ट को एक सुसाइड बॉम्ब बनाया, और जब ये इंटरव्यू दे रहे थे अहमद शाह मसूद, और जो सुसाइड बॉम्बर जो जर्नलिस्ट बन के गया था उन्होंने अपने आप को बॉम्ब से उड़ा दिया, और उसी में अहमद शाह मसूद की डेथ हो गई। इसी के इंसिडेंट के कुछ सालों बाद ही ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिराने का मास्टरमाइंड अच्छा था। जब सुसाइड बॉम्बिंग में अहमद शाह मसूद की डेथ हो गई, तो मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन के रिश्ते बहुत और बढ़ गए, और इसी के चलते हुए उन्होंने ओसामा बिन लादेन को सपोर्ट किया कि वो अपना एक अलकायदा एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना ले। कुछ ही दिन पहले यूएस ने अलकायदा के जो लीडर है उन्हें ड्रोन से मार गिराया, जो कि बताया जाता है कि लादेन के साथ मिलके इन्होंने भी अटैक का प्लान किया था 9/11 का। और दोस्तों, चौथे नंबर पे एक ऐसे इंसान है जिसने क्राइम की जो लिमिट है और जो ब्रूटल डेडलीस्ट ये जो क्राइम है, ये मैंने सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि इन्होंने कितनी बेरहमी से एक कम्युनिटी पे टारगेट करके उनको कितनी गंदी तरीके से मारा है। मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। ये जो तालिबान और ये जो अलकायदा है, मुझे लगता है कि ये इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप बोल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नाजी, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे इसके अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर को अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनके बारे में इतनी कई मिस्ट्रीज है कि इनकी डेथ कैसे हुई और ये जूइश लोगों को क्यों इतना हेट करते थे।
हिटलर हमेशा अपने अग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते थे और इनकी जो स्पीचेस थी वो इतनी अग्रेसिव और इतने जोश से वो स्पीच देते थे कि जितने भी लोग उनको सुनने वाले हैं वो तैयार हो जाते थे कि वो अडोल्फ हिटलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, और उन्होंने उनकी जो पार्टी थी और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर थे उन्होंने भी ऐसे ही किया। अडोल्फ हिटलर ने अपने नाजी जो उनको फॉलो करते थे उनके दिमाग में हमेशा एक थॉट रख दी थी कि आपको जूइश कम्युनिटी को बर्बाद करना है या फिर उनको जड़ से जान से मार देना है। और उनकी जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी, या फिर नाजी को जो फॉलो करते थे उन्होंने भी उसे बहुत ही सेम थॉट प्रोसेस से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको बता दूं, नाजी ने कम से कम 60 या फिर 70 लाख जूइश लोगों को मारा है। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस है। अनरजिस्टर्ड केसेस बहुत सारे होंगे जिनके डेड बॉडी अभी तक नहीं मिले हैं, जिनके डेड बॉडी कहीं मार के फेंक दिया गया होगा, ये आज तक कभी ट्रेस नहीं हो पाए। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है ये कम से कम 60 से 70 लाख जूइश लोगों को इन्होंने अभी तक मारा है। और मैं आपको बता दूं, जब नाजी ने पूरे यूरोप में जब अपना कब्जा किया था तो उन्होंने घर घर जाके जूइश लोगों को पकड़ लिया था और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा कैंप है जहां पे हजारों जूइश एक साथ एक हॉल में होते थे और उनके पूरे बाल काट के उन्हें एक जेल में जैसे ड्रेस दिया जाता है वैसे उनको एक ड्रेस दिया गया था। और जूइश लोग को हमेशा से मालूम था कि कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी जगह है जहां पे नाजी के जो ऑफिसर्स थे या फिर उनके जो सोल्जर्स थे वो कभी भी इन्हें मार सकते थे। और जितने भी जूइश है इनके लेडीज या फिर आप बोल सकते हैं जितने भी महिलाएं, इनके साथ रेप तो बहुत आम बात है इनके साथ। लेकिन इन्होंने एक तरीका निकाला था जूइश लोगों को मारने के लिए। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप है वहां पे एक सेट ऑफ पीपल होते थे, समझ लो आप ABCD सेट है। तो ए सेट को कम से कम 6-7 महीने तक नहाने नहीं दिया जाता था। आप समझ सकते हो कि बॉडी कितनी गंदी हो जाती है जब आप 6-7 महीने तक नहीं नहाते हो और आप सिर्फ लेबर बन के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हो, आप बाथरूम साफ कर रहे हो, आप किसी का गोबर उठा रहे हो या फिर आप मिट्टी गिट्टी उठा रहे हो। तो ऐसी गंदगी में जूइश लोग रहने लगे। और नाजी के जो ऑफिसर थे उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया था जहां पे वो हॉल एकदम बाथरूम जैसा दिखता था जहां पे हर कोई एक साथ नहा सकता है। तो जूइश लोग बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके कपड़े उतारने लगाते थे और उनको एक साथ नहलाते थे। जब भी एक सेट लोगों का नहाने जाता था तो इन लोग एक एयर टाइट दरवाजे से वो हॉल को बंद कर देते थे। जो शावर से पानी निकलना चाहिए था उधर से जहरीली गैस निकलती थी और वो जहरीली गैस जूइश लोगों को मार देती थी। फिर उनकी डेड बॉडी उठा के ये एक ऐसे बर्नर इन्होंने डेवलप किया था जहां पे 10-15 मिनट में जो डेड बॉडी है वो राख बन जाती थी और वो राख को वो इधर उधर फेंक देते थे। इन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला था और इसी के चलते हुए उन्होंने कम से कम 70 से 80 लाख या फिर आप बोल सकते हैं 1 करोड़ तक जूइश लोगों को उन्होंने मारा है। और वही कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कुछ ऐसे जूइश लोग थे जहां पे मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आज भी अगर आप कोई नई मेडिसिन बना रहे हो तो पहले चूहे पे, फिर बंदर पे, फिर इंसानों पे टेस्ट करते हैं। लेकिन नाजी लोग डायरेक्ट इंसानों पे टेस्ट करते थे और जो भी वो मेडिसिन का रिएक्शन होता था या फिर उनके अंदर जो वायरस आ जाता था उनसे भी जूइश लोगों की मौत हो गई थी। तो तालिबान और अलकायदा इन्होंने जितना भी क्राइम किया होगा, मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा क्राइम है जितना भी मैं अगर पढ़ूं, क्योंकि हिटलर ने कम से कम 60 लाख जूइश लोगों को मारा है। तो आप समझ लो कि 60 लाख अलग अलग दर्दनाक स्टोरी होंगी लोगों की कि उन्हें घर से कैसे किडनैप किया गया। कुछ जैसे कि समझ लो कि एक लड़का है, उसके सामने ही उसकी मम्मी का रेप किया गया या फिर उनके कपड़े उतार के उनके ठंडे मौसम में उन्हें नंगा बिना कपड़ों के भगाया गया कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। तो ऐसे टॉर्चर जूइश लोगों ने बहुत सहा और इसी के कारण उनकी डेथ हो गई। या फिर आप बोल सकते हो कि वो टाइम पे जो भी जूइश थे, मेरे को लगता है बहुत ही अनलकी जूइश थे जो नाजी के हाथ लग गए और जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारे गए। क्योंकि मैंने इतने डॉक्यूमेंट्रीज देखे नाजी के ऊपर और जूइश के ऊपर कि मैं आपको मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि इन्होंने इतना गंदा क्राइम किया है।
और एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा नाजी और जूइश की। जब नाजी जूइश को पकड़ के ट्रेन में डालते थे और ट्रेन से कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जाता था, तो कभी कभी क्या होता था, कंसंट्रेशन कैंप में जगह नहीं होती थी और ट्रेन को आधे रास्ते में ही रोक दिया जाता था। और उस टाइम इतनी ठंडी हुआ करती थी, -5 -6 डिग्रीज। और वो ट्रेन, एक आप देख रहे हो अभी जो मालगाड़ी होती है जिसमें कोयला और रेती भर के आता है, वैसे लोगों को भर के वो कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता था। और जब भी कंसंट्रेशन कैंप में जगह ना हो तो गाड़ी को, वो ट्रेन को बीच में रोक दिया जाता था और एक महीने तक, या फिर आप बोल सकते हो 2 महीने तक वो ट्रेन जंगल में या फिर बीच रास्ते में खड़ी होती थी। और जब वो ट्रेन कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचती थी और उसका जब नाजी ऑफिसर जब दरवाजा खोलते थे तो एक लाशों का ढेर पड़ा हुआ होता था, चाहे उसमें प्रेग्नेंट लेडी हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, इतने बड़े बड़े ढेर उसमें पड़े होते थे कि फिर वो ढेरों को, वो डेड बॉडी को निकालते थे और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में जला देते थे। तो ऐसे वायलेंट और क्राइम आप बोल सकते हो नाजी लोगों ने जूइश के ऊपर इस्तेमाल किया। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप जूइश लोगों को, या फिर जो कंट्री है जूइश लोगों की, अगर आप उनको धमकी दे दो, या फिर आप कोई भी जूइश कोई भी कंट्री में अगर फंस जाए, ठीक है, या फिर उनके साथ कोई भी क्राइम हो जाए, तो जूइश लोग की जो कम्युनिटी है वो आपको छोड़ेंगी नहीं। क्योंकि एक टाइम था जूइश लोगों ने सह लिया कि उनको बहुत बेरहमी से मारा गया, क्योंकि उनके साथ बहुत जानवर जैसा बिहेव किया गया। लेकिन आज के टाइम पे वो किसी की नहीं सुनते। आपको लगता होगा कि दुनिया में बहुत पावरफुल कंट्री है, लेकिन जो जूइश की जो कंट्री है जिसका नाम इसराइल है, मुझे नहीं लगता कि उनसे ताकतवर, उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में, या फिर आप बोल सकते हो मेडिकल फील्ड, उनसे ज्यादा कोई आगे अभी तक बढ़ा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये जो बड़े क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर है इनके बारे में जान के आपको कुछ नया पता लगा हो। और अगर मेरे वीडियो में कुछ गलत, या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी छूट जाए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, शायद मैं अगले वीडियो में उसे कवर कर दूं। और ये तो सिर्फ 4 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। मेरे पास और 2 ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो पाए इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका मैं 2-3 दिन बाद रिलीज करूंगा, और वो भी एक ऐसे ही डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिन्होंने कम से कम 10 से 15 लाख लोगों को बिना मतलब के मारा होगा, या फिर रिलीजन के नाम पे मारा होगा। और तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं हमेशा मोटिवेट रहूं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाने के लिए, और आपको हमेशा एंटरटेन करते रहूं। तो दोस्तों धन्यवाद।